नमस्कार दोस्तों, क्रैक यूपीएससी में आपका स्वागत है। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछली सारी चीज़ें एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? एक बार ध्यान देंगे कि हमने क्या-क्या चीज़ कंप्लीट कर लिया है। अगर जो हम ध्यान दें तो ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के बारे में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा कर ली थी। उसके पास ब्रिटेन के औद्योगिकरण के प्रभाव के कारण भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। कृषि के वाणिज्यीकरण से यहाँ के उद्योगों का पतन धीरे-धीरे होना स्टार्ट हो गया, शुरुआत हो गया। जिससे बहुत सारे लोग जो शहर में रहते थे, जो कारीगर थे या मज़दूर थे, वो लोग बेरोज़गार होते चले गए। देन उसके पश्चात उन लोग को भी गाँव की तरफ रुख करना पड़ा और कृषि पर जनसंख्या का बोझ काफ़ी बढ़ गया, जिससे किसान भी बहुत बेहतर तरीके से प्रभावित हुए। देन उसके पश्चात ब्रिटेन में पूँजी का प्रवाह अधिक गति से होने के कारण वहाँ के उद्योगपतियों को निवेश करना महसूस हुआ, जिससे उन लोग को भारत में एक अच्छा अवसर दिख रहा था और उन लोगों ने भारत में निवेश करना प्रारंभ किया। लेकिन उन लोगों ने इस चीज़ का बेहतर तरीके से ध्यान दिया कि जो ब्रिटेन में उत्पाद हो रहे हैं, वैसे उत्पादों में निवेश ना किया जाए, यानी कि उससे अलग उत्पाद में निवेश किया जाए। जैसे कि आपको बताया गया था जूट में, खनन में, इन सारी चीज़ों में निवेश किया गया। खनन का जो सारा चीज़ होता था, प्रोडक्ट होता था, वो ब्रिटेन में जाया करता था। उससे बहुत सारी चीज़ें फिर बनती थी, उसके बाद से फिर उसकी मार्केटिंग की जाती थी। और ये लोग रेलवे में भी इन लोगों ने निवेश किया, बैंकिंग सेक्टर में निवेश किया, जिससे ये लोग अपनी पूँजी का निवेश करके उससे अधिक से अधिक लाभ कमा सकें, फ़ायदा, मुनाफ़ा पा सकें। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। रेलवे के बारे में हमने देख लिया था, रेलवे की जो भूमिका थी वो हमने देख लिया था, रेलवे का जो प्रभाव पड़ा हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में, वो भी हमने बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया था। देन उसके पश्चात हमने धन के दोहन के बारे में बात की थी कि धन का दोहन क्या, कैसे, क्यों हुआ। उसके पश्चात हमने देखा था कि प्रत्यक्ष धन का दोहन कैसे इन लोगों ने किया था और अप्रत्यक्ष तरीके से भी इन लोगों ने धन का दोहन किस प्रकार किया। उसके पश्चात हमने देखा कि ब्रिटिश नीतियों के कारण यहाँ पे अकाल की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, अकाल कैसे हुआ। इन सारी चीज़ों के साथ अभी अकाल हमारा जो नोट्स था वो समाप्त नहीं हुआ था, यानी कि अधूरा ही था। हमने अकाल के बारे में जो सारी चीज़ें देखी थी, जैसे कि अकाल के लिए ज़िम्मेदार कारक क्या थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि भू राजस्व की दर इनका काफ़ी अधिक था और जो भू राजस्व था उसको वसूलने की जो शर्तें थी वो भी काफ़ी कठिन थी कि अगर जो आप दे पाओ या ना दे पाओ, लेकिन देना पड़ेगा। ठीक बात है। और कृषि पे जो वाणिज्यीकरण था उसका भी दबाव था, ठीक है? उसका भी प्रेशर था। इस वजह से कृषक जो होते थे अपने मनमाने तरीके से उत्पादन नहीं कर पाते थे, ठीक है? उसके बाद से हम लोगों ने उसमें देखा था कि कृषि में जो निवेश का अभाव था, इन लोगों ने निवेश बिल्कुल ही नहीं किया था, उस पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया था। इस कारण उत्पादन क्या हुआ था? कम हो गया था, ठीक है? तो ये सारी वजह थी अकाल की। और रेलवे का जो संचालन हुआ, उसके बाद भी अकाल का जब टाइम था, रेलवे के कारण ही वहाँ के जो अनाज थे वो भी निर्यात कर दिए जाते थे, जबकि अकाल की स्थिति थी उसके बावजूद भी। इन लोगों ने इतना ज़्यादा शोषण किया और सामाजिक जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। तो अब हम लोग एक बार ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि अकाल की स्थिति तो आ गई, अकाल को आने के लिए इन लोगों ने जो नीतियाँ बनाया, कौन-कौन से कारण ज़िम्मेदार थे, ये हमने बेहतर तरीके से देख लिया था। अब हम देखेंगे कि अकाल के दौरान इन लोगों ने कौन-कौन सी नीति और बनाई, किस लिए? अकाल से निकलने के लिए, जो कि सिर्फ़ बनाई बस थी, इम्प्लीमेंट 100% इन लोगों ने नहीं किया था। तो इन लोगों ने अकाल से निकलने के लिए बहुत सारे मतलब आयोगों का गठन किया, आयोगों ने जो सुझाव दिया उसमें थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश की और जो राहत सामग्री थी वो कभी-कभी ये लोग पहुँचा देते थे। और वो भी क्यों? एक बात आप लोग ध्यान देंगे, जैसे कि ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो अधिकार था वो पूर्वी हिस्से, एशिया के पूर्वी हिस्से से व्यापार करने का अधिकार था, एकाधिकार था। ठीक बात है? तो इसको भी कहीं न कहीं भय था कि यहाँ के जो कर्मचारी जाएँगे, वहाँ पे बहुत सारी सूचना ज़रूर देंगे भारत का। तो वो जब भारत की सूचना देंगे, तो वहाँ पर यानी कि ब्रिटेन में कंपनी के बहुत सारे शत्रु भी थे, यानी कि विरोधी भी थे, जो कि बिल्कुल भी इस कंपनी को पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? इसके पीछे भी रीज़न है, जो कि अभी आगे आपको बताया जाएगा। तो पसंद नहीं करते थे, इसलिए ये लोग थोड़ा-सा सामाजिक दायित्व को ध्यान में दे रहे थे। थोड़ा-सा सामाजिक दायित्व को ध्यान में रख के इन लोगों ने थोड़ा बहुत ही काम किया, थोड़ा बहुत ही राहत सामग्री पहुँचाने का कार्य इन लोगों ने शुरुआत किया।
सही तरीके से इन लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और अगर जो ध्यान ही दिया होता तो अकाल की स्थिति आती ही नहीं। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप लोग को आगे इसमें नोट्स लिखना है। आप लोग उसमें नोट्स लिखेंगे, ठीक है। आप लोग हेडिंग डालेंगे, अकाल के संदर्भ में सरकार की नीति। अकाल के संदर्भ में सरकार की नीति। इसमें आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रारंभिक 100 वर्षों में सरकार ने अकाल के दौरान राहत पहुंचाने की यदाकदा कोशिश की, बल्कि अकाल के दौरान कालाबाजारी के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों ने पैसे कमाए। बल्कि अकाल के दौरान कालाबाजारी के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों ने पैसे कमाए। ठीक बात है। आप लोग ये चीज़ तो बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे कि जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको जो राहत सामग्री पहुंचानी होती थी उसमें भी ये कुछ सामानों का, कुछ संसाधनों का क्या करते थे, निर्यात कर देते थे, यानी कि बेच देते थे, उसकी मार्केटिंग कर देते थे। ठीक है। आप लोग दूसरा पॉइंट लिखने का प्रयास करेंगे। दूसरा पॉइंट इसी में आप लोग लिखिएगा, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अकाल के संदर्भ में सरकार ने कुछ आयोगों का गठन किया तथा राहत के लिए भी कुछ कदम उठाए। जैसे आप लोग लिखेंगे, 1866 में केप बेल आयोग का गठन। नीचे वाली लाइन से आप लोग लिखेंगे, इसने आधारभूत ढांचे के विकास तथा रेलवे के विकास का सुझाव दिया। आप लोग अगला पॉइंट आप लिखेंगे, 1880 में स्ट्रेची आयोग का गठन। नीचे वाली लाइन से लिखेंगे, आयोग की अनुशंसा थी कि अकाल प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। नीचे वाली लाइन से लिखेंगे, भू राजस्व की दरों में कटौती, रोजगार का सृजन, पशुओं का स्थानांतरण। इसी आयोग की अनुशंसा पर 1883 में अकाल संहिता बनाई गई। जैसे हम लोग अगर जो कोई रूल बुक बना दें नियम कानून के साथ कि अगर जो ये परिस्थितियाँ आएंगी तो ऐसे ऐसे कार्य उस टाइम प्रशासन के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें विद्यमान थी, शामिल थी। और पशुओं का स्थानांतरण का मतलब था कि अकाल वाले क्षेत्र में जितने भी पशु हैं उनको स्थानांतरण दूसरे जगह पे किया जाए। ठीक है। अगले पॉइंट में आप लोग लिखेंगे, 1900 से 1901 में मैकडोनाल्ड आयोग का गठन। इसने आधारभूत ढांचे के विकास, अस्थायी कुआं तथा अकाल प्रभावित क्षेत्रों में धन के वितरण का सुझाव दिया। नीचे वाली लाइन से आप लोग लिखेंगे, इसी आयोग की अनुशंसा पर अकाल आयुक्त की भी नियुक्ति की गई, मतलब कमिश्नर की, मतलब एक अधिकारी रैंक की। ठीक है। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, कुल मिलाकर अकाल से लड़ने की दिशा में क्रमशः कुछ नीतियों का तो विकास हुआ, परंतु व्यवहारिक तौर पर क्रियान्वयन में समस्याएं बनी रहीं। अब ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई, यानी कि ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण के प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो सारे नियम कानून बनाए गए और जो सारे परिवर्तन हुए वो हमने देख लिए। उससे क्या क्या प्रभाव पड़ा वो हमने देख लिया। वहाँ के उद्योगपतियों ने निवेश कैसे कैसे किया वो हमने समझने का प्रयास किया। इनकी नीतियों की वजह से कैसे यहाँ की परिस्थितियाँ विपरीत हुई और अकाल की अवस्थिति तक आ चुकी थी। तो वो सारा कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग चलेंगे अगले पड़ाव पर, यानी कि अब आएगा जो ब्रिटेन के गवर्नमेंट हैं उनका नियंत्रण कैसे कंपनी पर और भारतीय प्रशासन पे होना शुरू होगा। अब इन चीज़ों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक बात है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी का जो साम्राज्य था वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका था और कंपनी
काफ़ी हद तक यहाँ के संसाधनों का उपयोग बेहतर तरीके से कर रही थी और यहाँ के जितने भी अधिकारीगण थे, जितने भी गवर्नर वगैरह थे, उनका इनकम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इस कारण वहाँ पे भी, ब्रिटेन पे भी इन लोगों का प्रभाव पड़ा और वहाँ के लोग, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उनको एक्शन लेना पड़ा। किसके प्रति? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति। तो चलिए अब हम लोग वो चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से एक तरह से हमारा जो संवैधानिक विकास था उसकी यात्रा शुरू होगी। ठीक बात है। तो आप लोग बेहतर ढंग से एक बार समझने का प्रयास करेंगे। जो सारी चीज़ें हैं, जो सारी बातें हैं, वो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी चीज़ें ना आए वो एकदम बेहिचक आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ये सारी जो फैसिलिटी रहेगी वो सिर्फ जो तैयारी कर रहा है, जो एक्चुअल में सच में वास्तव में जो पढ़ाई करेगा, बस उसके लिए अवेलेबल होंगी। ठीक बात है। चलिए तो हम लोग अब शुरुआत करते हैं। बात आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक कंपनी थी। कहाँ की कंपनी थी? ब्रिटेन की कंपनी थी। ब्रिटेन की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको अधिकार मिला था। कैसा अधिकार मिला था? एशिया में पूरब की तरफ व्यापार करने का। और वो भी किस टाइप का अधिकार था? एकाधिकार था। बात समझ रहे हैं आप लोग कि अकेले ही कंपनी इन सारे एरियो में व्यापार कर सकती है, उसमें कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था। मतलब ब्रिटेन से यही एक कंपनी यहाँ पे व्यापार कर सकती थी। ब्रिटेन से और दूसरा कोई यहाँ पे नहीं आ सकता था। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो कंपनी थी, तो स्टार्टिंग में इन्होंने जो भी व्यापार किया, तो आपके दिमाग में ये तो क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि यहाँ के जो शासक थे काफ़ी समृद्धशाली थे। जब से इन लोग का आना हुआ, ये लोग 1498 से आना स्टार्ट किए, तो क्या अच्छे अच्छे शासक नहीं थे? बिल्कुल थे, ज़रूर थे, बहुत बेहतर बेहतर शासक थे। तो फिर उन लोगों ने रोका क्यों नहीं, मना क्यों नहीं किया? जानते हैं ऐसा क्यों था? क्योंकि जहाँ अपना हित जुड़ा रहता है वहाँ लोग और साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, मना नहीं करते हैं। और धीरे धीरे कंपनी इतनी शक्तिशाली हो गई कि आगे चल के राजनीतिक जो इकाइयाँ थीं वो बल्कि कमज़ोर हो गई और उसके जगह पर ब्रिटिश प्रशासन का उदय हो गया। यानी कि ये लोग अपनी शक्ति का उपयोग करने लगे। ठीक बात है। तो जब इन लोगों का आगमन हुआ तो अच्छे शासक थे, लेकिन इन लोगों के व्यापार से यहाँ के शासक को काफ़ी बेहतर फ़ायदा होता था, अधिक लाभ होता था, जिसके चलते ये लोग कंपनी को मना नहीं कर रहे थे, बल्कि कंपनी जो अपने कारखाने वगैरह लगाती थी, अपना जो भी सारे ऑफिस वगैरह जो भी खोलती थी, उसके लिए भी ये लोग मना नहीं करते थे, क्योंकि जो कंपनी व्यापार कर रही थी उसमें यहाँ के शासकों का बेहतर लाभ था। तो इसलिए अपने फ़ायदे के अनुसार, यानी कि फ़ायदे को देखते हुए इन लोगों ने मना नहीं किया। धीरे धीरे कंपनी क्या की, जैसे जैसे यहाँ से व्यापार करना इसका काफ़ी स्ट्रांग हुआ, मजबूत हुआ, उसके बाद से प्रोसेस इन लोगों ने स्टार्ट किया कि यहीं की रेवेन्यू से, यहीं के राजस्व से यहाँ का उत्पादन खरीदने लगे और ऐसे ऐसे इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई और इन लोगों ने भारत में साम्राज्य विस्तार बेहतर तरीके से कर लिया। अब जब साम्राज्य विस्तार कर ही लिया तो अब क्या था? पहले थे इन लोगों ने यहाँ के प्रशासन के नियम कानून जो थे उसमें ज़्यादा कुछ भी बदलाव नहीं किया, ऐसी ही चीज़ें चलती रहीं। कुछ टाइम बाद जैसे 1772 में द्वैत शासन समाप्त हो गया। इन लोगों ने प्रत्यक्ष ही अपने हाथों में शासन ले लिया, यानी कि प्रशासन का डोरवा खुद ही संभालने चल दिए। वहाँ से संभालने के अनुसार बहुत सारे नियम ऐसे थे जिनमें इन लोगों को बदलाव करने की आवश्यकता महसूस हुई और इन लोगों ने बहुत सारे नियम कानून में बदलाव किए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो नियम कानून में बदलाव के साथ साथ यहाँ का पूरा गियर किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिशर्स के पास। अब एक बात आप लोग को याद होगा कि ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें जो निवेश किए थे वो प्रोपराइटर होते थे। प्रोपराइटर सेलेक्ट करते थे डायरेक्टरों को और फिर डायरेक्टर यहाँ के जो अन्य अधिकारी लोग रहते थे उनकी नियुक्ति डायरेक्टर ही करते थे। जैसे गवर्नर हो गए और अन्य कर्मचारी हो गए, उनकी नियुक्ति और उनको हटाना ये डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती थी। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? तो जो प्रोपराइटर थे, यानी कि जो लोग निवेश किए थे, उन लोगों को लाभांश भी मिल रहा था। बात आपको समझ में आ रही होगी? तो लाभांश मिल रहा था। आप लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे, 1767 में इन लोगों को 10% लाभ मिल रहा था और देन जैसे ही 1771 आता है इन लोगों का लाभांश बढ़ा के 12.5% कर दिया जाता है। यानी कि जब जो प्रोपराइटर हैं वो हैं ब्रिटेन में, उन लोगों को लाभांश अच्छी दर से मिल रहा है, तो क्या वहाँ के जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको भी जानकारी होगी, क्योंकि सारे लोग क्या थे? ब्रिटेन के ही थे।
तो काफ़ी लोगों को ये जानकारी होने लगा कि ये लोग भारत से काफ़ी मात्रा में संसाधन का उपयोग कर रहे हैं और वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा पूंजी बना रहे हैं और लाभांश इतना अच्छा खासा दे रहे हैं, मुनाफा इतना अच्छा खासा दे रहे हैं। और वहाँ यहाँ के जो गवर्नर भी थे वो भी काफ़ी बेहतर इनकम उनका था। और जैसे कि ये होता था कि ये लोग जो गवर्नर होते थे वो ज़मींदार हो गए, जो सामंत वगैरह लोग होते थे, बड़े लोग होते थे, उनसे ये लोग तोहफे गिफ्ट भी लेते थे। मतलब रेवेन्यू का जो था वो तो था ही, प्लस इन लोगों के थ्रू भी ये लोग बहुत कुछ उपहार में ले लेते थे। अब उपहार में बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी, ऐसा नहीं है कि केवल पैसा ही हो गया या भूमि ही हो गई, मतलब बहुत सारी चीज़ें उपहार में ये लोग ले लेते थे। और जब जाते थे ब्रिटेन में तो ये वहाँ पे अपने जो भी पूंजी थी, उनकी जो भी धन था, उसको देखकर अन्य उच्च वर्ग जो वहाँ के थे वो ईर्ष्या करते थे इन लोगों से। इसलिए क्योंकि ये इन लोगों को वहाँ ब्रिटेन के उच्च वर्ग ये समझते थे कि ये लोग भारत में लोगों का काफ़ी बेहतर तरीके से शोषण कर रहे हैं और इसी वजह से वहाँ से लूट कर धन यहाँ पे ला रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रोसेस बढ़ता गया, कंपनी दिन प्रतिदिन ग्रो करती गई, यानी कि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पूंजी भारत से निकालती गई। यहाँ के गवर्नर काफ़ी ज़्यादा धनी होते गए, उनके पास पूंजी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ती गई। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ब्रिटेन के जो उच्च वर्ग के लोग थे, उन लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें खटकने लगी और वो परेशान होने लगे। तो वहाँ की काफ़ी जनता इस चीज़ का विरोध करने लगी, कंपनी का विरोध करने लगी। इसके एकाधिकार को इन लोगों ने चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि एकाधिकार को तोड़ने का पूर्णतः बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया। यानी कि कंपनी के विरोधियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी, जिससे वहाँ की जो संसदीय व्यवस्था थी, वहाँ के जो सांसद थे, मंत्रीगण थे, वो भी जनता का सपोर्ट करने के लिए जनता की तरफ हो लिए और उन लोगों ने भी कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे सरकार को मजबूरी में आके, एक तो इन लोगों ने बीच में ऐसी चीज़ें हो गई कि इतना ज़्यादा इनके गवर्नर पैसा इनकम कमा रहे हैं और इतना ज़्यादा ये लोग जो लोग निवेश किए हैं उनको लाभांश भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी कंपनी घाटे में आ गई। तो ब्रिटेन के जो गवर्नमेंट थी उनसे पैसे की मांग की कंपनी ने। अब जब पैसे की मांग की और उसी में इन लोग को एक अच्छा खासा बहाना मिल गया, ठीक है। तो इसके चलते अब ये कहा गया कि जो ब्रिटेन की सरकार होगी, वो भारतीय प्रशासन की जो बुनियादी ढांचा होगी उस पर नियंत्रण करेगी, देखरेख करेगी। इसके चलते ही 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया वो ब्रिटेन की संसद की तरफ से आया, ठीक है। किसके लिए आया? कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट आया, 1773 का एक्ट, ठीक बात है। तो अब जरा हम लोग 1773 के बारे में लिखने का प्रयास करेंगे। आप लोग ऊपर हेडिंग डालेंगे भारत में संवैधानिक विकास, भारत में संवैधानिक विकास। उसके नीचे आप लोग लिखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें अब आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई थी तथा कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों को पुनः परिभाषित करने की मांग की जा रही थी, पुनः परिभाषित करने की मांग की जा रही थी। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे बंगाल पर नियंत्रण के पश्चात कंपनी के अधिकारियों ने अत्यधिक पैसे कमाए, इनकी समृद्धि ब्रिटेन में चर्चा एवं ईर्ष्या का विषय थी, ठीक बात है। अब आप लोग अगला पॉइंट लिखेंगे एक तरफ ब्रिटिश बुद्धिजीवी कंपनी के बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश व्यापारी और उद्योगपति वर्ग कंपनी के एकाधिकार पर प्रहार कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे एक तरफ कंपनी के अधिकारी व्यापारी कॉमा करके लिखिएगा व्यापारी दिन प्रतिदिन समृद्ध हो रहे थे, तो दूसरी तरफ कंपनी घाटे में चल रही थी। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे इसी पृष्ठभूमि में कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से कर्जे की मांग की और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नोट कीजिए। भारत में
भारत में अकाल हेतु जिम्मेदार ब्रिटिश नीतियों क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे। भारत में ब्रिटिश प्रभावों से होने वाले हानियों का संक्षिप्त में वर्णन करें। आप लोग दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। भारत में ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण के क्या कारण थे। ठीक बात है। ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, आंसर राइटिंग कर लीजिएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और आप लोग को उतना समझाया जा चुका है, समझ में आप लोग को आ भी गया होगा। और रही बात क्लास की, जो कि एक दिन डिले हुआ है आपका क्लास, वो इस रीज़न की वजह से हुआ है क्योंकि बीच में रक्षाबंधन था। इस वजह से फैमिली मेम्बर्स के साथ रहने की वजह से बहुत सारा ऐसा इशू था जिसकी वजह से नॉइज़ की प्रॉब्लम थी। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर जो नॉइज़ की प्रॉब्लम ना हो तो कोई दिक्कत ना हो। और चीज़ें रात में होनी तो पॉसिबल होती हैं, बट प्रॉब्लम ये थी कि रात में भी देर रात तक लोग जगे थे, साथ में ही सारे लोग थे, तो इस कारण ये सारी चीज़ें हो गई थी। बाकी आपको क्लास डेली मिलती रहेंगी। बाकी अगर जो कुछ लिखने वाली चीज़ रहती तो वो प्रोवाइड हो जाती है, लेकिन अब वीडियो बनाने की बात रहती है, लेक्चर की बात रहती है, तो उसमें नॉइज़ की प्रॉब्लम जाहिर सी बात हो ही जाती है। कोई बात नहीं, आपका डिले नहीं होगा, आपको लेक्चर एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक बात है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, आप लोग अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।